आपके अंदर जो टैलेंट यानी कि आपकी जो प्रतिभा है ये तय करती है कि आप ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं। तो पहले अपने आप को पहचानिए, एनालाइज़ कीजिए कि आप जो है किस लायक बने हैं, ठीक है? देखिए आज है 27 सितंबर का दिन और आज की वीडियो में कुल 16 प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इनका उत्तर ज़रूर दीजिएगा आप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा आप। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो देखिए हॉकी के एक पूर्व खिलाड़ी हैं भारत के जिनका नाम है दिलीप तिर्की। इनको अभी हाल ही में सर्वसम्मति से जो है हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए जो आपकी दिलीप तिर्की हैं, तो ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पूर्व खिलाड़ी को जो है हॉकी इंडिया का जिम्मेदारी मिला है। और जो आपकी दिलीप तिर्की इनके बारे में खास बात यह है कि इन्होंने वर्ष 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों में और सन 2000 में सिडनी और 2004 में एथेंस ओलंपिक में भारत का लीडरशिप किया था। देखिए हॉकी इंडिया के अन्य निर्वाचित सदस्यों के रूप में अभी हाल ही में हॉकी जम्मू और कश्मीर के असीम अली को और कर्नाटक के एसबीएस सुब्रमण्यम गुप्ता को जो है उपाध्यक्ष चुना है। तो यहाँ पे आपको 3 नाम याद रखने हैं। पहला कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, दिलीप तिर्की। और हॉकी इंडिया के 2 उपाध्यक्ष चुने गए हैं, असीमा अली और जो आपके हैं सुब्रमण्य गुप्ता, ठीक है। और सुब्रमण्य गुप्ता का पूरा नाम क्या है, एसबीएस सुब्रमण्य गुप्ता। थोड़ा सा साउथ इंडियंस जो होते हैं इनका नाम बहुत ही लंबा होता है। दूसरा कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो देखिए जो आपकी झूलन गोस्वामी है ये अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगी, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। देखिए भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी जो है इनका जन्म हुआ था 1982 में पश्चिम बंगाल में। और ये दाएं हाथ की मध्यम तेज गेंदबाज और दाएं हाथ की बल्लेबाज थी। इन्होंने 204 एक दिवसीय मैच खेले और जिसमें इन्होंने 255 विकेट लिए। और देखिए इन्होंने जो है 2010 में अर्जुन पुरस्कार और 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो झूलन गोस्वामी के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। देखिए एक बार एग्जाम में ये पूछ लिया गया था कि झूलन गोस्वामी का जन्म जो है ये किस राज्य में हुआ था। तो देखिए इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा इसको। देखिए बहुत सारे क्रिकेटर्स के बारे में खास तौर से जो ओलंपिक विनर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि नीरज चोपड़ा वगैरह हो गए, तो इनका बर्थ प्लेस भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए कई सारी चीज़ें मैं इंक्लूड करता रहता हूँ वीडियो में। और तीसरा कि हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया। तो देखिए असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, इसको जो है पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। देखिए अभी हाल ही में इस उद्यान को जो है फिर से खोल दिया गया क्योंकि अब मौसम नॉर्मल हो गया है। देखिए इस राष्ट्रीय उद्यान को मई महीने में मानसून के कारण यानी कि बरसात के मौसम के कारण बंद किया गया था। तो अब थोड़ा सा बरसात थम गया है इसलिए इसको फिर से खोल दिया गया है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है। देखिए जो आपका चीन यानी कि चाइना है, चाइना ने अभी हाल ही में चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है। देखिए चीन में शोधकर्ताओं ने चंद्रमा के निकट ज्वालामुखी के मलबे के बीच में एक नए प्रकार के क्रिस्टल की खोज की है। साथ ही एक संभावित ईंधन स्रोत की भी खोज की है जो कि पृथ्वी पर स्वच्छ और कुशल ऊर्जा के उत्पादन में क्रांति लाने में मदद कर सकता है। देखिए चीनी समाचार पत्र के ग्लोबल टाइम्स के अनुसार जो है इस छोटे पारदर्शी क्रिस्टल का नाम रखा गया है चेन साइट वाई, इसको याद रखिएगा। और जो आपका चेन साइट वाई है ये 1 अरब वर्ष से अधिक पुराना है और ये मानव के बाल जितना चौड़ा है यानी कि ह्यूमन का जो हेयर होता है उतना चौड़ा है। अगला है कि भारत ने T20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीत के मामले में किस देश को पीछे छोड़ दिया है। तो देखिए भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीतने के मामले में। देखिए भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में जीत के साथ एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीतने का रिकॉर्ड अभी हाल ही में बनाया। देखिए भारत ने अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया और भारत के जो वर्तमान कप्तान है रोहित शर्मा, तो इनके नेतृत्व में भारत ने ये रिकॉर्ड बनाया है यानी कि ये उपलब्धि हासिल की है। देखिए इसके साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज जो भी हाल ही में हुआ था, तो उस सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है।
इस न्यूज़ को भी इसी में इंक्लूड कर लीजिएगा। और अगला कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ टाइकाथन प्रतियोगिता शुरू की गई। तो देखिए जो भारत का आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है, इसने स्वच्छ टाइकाथन प्रतियोगिता शुरू की है। और इस प्रतियोगिता के तहत प्रतिभागियों को सूखे कचरे यानी कि अपशिष्ट से जो है खिलौना तैयार करने होंगे। और जो आपका आईटी गांधीनगर है, इसका सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग इस प्रतियोगिता का नॉलेज पार्टनर है, जो कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की मदद करेगा। देखिए जो भारत का आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है, इसने भारत को खिलौना हब बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत इस अनूठी प्रतियोगिता जिसका नाम है स्वच्छ टाइकॉथन, इसकी शुरुआत की है। तो ये बहुत अच्छा है, कचरे से अगर जो है खिलौने बनने लगे तो कचरे का जो है उपयोग हो जाएगा। ठीक है। अगला कि हाल ही में किसने मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया। तो देखिए हाल ही में जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया है। और इस उद्घाटन समारोह में क्या खास बातें रहीं। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चामुंडी पहाड़ियों के ऊपर जो आपकी देवी चामुंडेश्वरी हैं, इनकी पूजा अर्चना की। और इसके बाद फिर 10 दिवसीय मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया। देखिए कन्नड़ में इन्होंने अपना भाषण दिया था। सबसे खास बात यह रही कि मैसूर दशहरा उत्सव के संबोधन में इन्होंने कन्नड़ भाषा में अपना भाषण शुरू किया। और भाषण देते हुए इन्होंने इस उत्सव के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। और देखिए इस अवसर पर इन्होंने विदेशी औपनिवेशिक शक्तियों से लड़ने और रानी अबक्का देवी और रानी चेन्नम्मा के द्वारा निभाई गई भूमिका और हैदर अली के सैनिकों का मुकाबला करने वाले चित्रदुर्ग के जो ओनाके ओबावा थे, इनको याद किया। और अगला कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि SRS रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में 2020 में 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर कितनी है। और ये आंकड़ा भी हाल ही में 22 सितंबर 2022 को जो है सार्वजनिक किया गया भारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा। देखिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा 22 सितंबर 2022 को जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिकल रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि IMR जो है और U5MR यानी कि मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स और नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट यानी कि NMR में प्रगतिशील कमी देखी जा रही है। देखिए 2019 में कुल 35 प्रति 1000 जीवित जन्मों के मुकाबले 2020 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 32 प्रति 1000 जीवित जन्मों पर दर्ज की गई। देखिए ये जो आंकड़े होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और छोटे एग्जाम से लेकर UPSC तक में ये पूछे जाते हैं। बताइए भारत में नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट क्या है यानी कि NMR क्या है। तो ये सारी चीज़ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है। याद रखिएगा 2019 में 35 प्रति 1000 जीवित बच्चों के मुकाबले 2020 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 1000 पे 32 प्रति थी। ठीक है। यानी कि देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2019 में जो है जो 1000 बच्चे पैदा हो रहे थे, उनमें से 35 की जान को खतरा था। ठीक है। यानी कि उनकी डेथ हो जा रही थी। लेकिन ये आंकड़ा कम हुआ 2020 में। 2020 में ये मृत्यु दर घटी और केवल 1000 बच्चों में से 32 बच्चों की ही मृत्यु हुई। तो एक तरीके का जाए लगभग 3 बच्चे जो है ये बचे प्रति 1000 में। अगला कि हाल ही में भारत ने पौधे आधारित मांस उत्पादों यानी कि प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स का पहला खेप किस राज्य से निर्यात किया। तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने जो है गुजरात से जो है पौधे आधारित मांस उत्पादों यानी कि प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट की पहली खेप जो है गुजरात से निर्यात की है। यानी कि गुजरात से जो है सप्लाई करके विदेशों में बेचा है। देखिए ये पौधे आधारित मांस होते क्या है। देखिए जो आपका सोयाबीन वगैरह हो गया, कुछ ऐसे मतलब प्लांट प्रोडक्ट हो गए जिनसे मीट जैसा जो है एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। बिल्कुल आपको मीट जैसा जो है इसमें स्वाद मिलेगा। तो इसी को पौधे आधारित मांस उत्पाद कहा जाता है। तो गुजरात में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई और कहाँ बेचा गया, कहाँ कहाँ किस देश में, इसको मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए भारत ने पौधे आधारित मांस उत्पादों की जो पहली खेप है ये गुजरात के खेड़ा जिले से अमेरिका के कैलिफोर्निया को अभी हाल ही में निर्यात किया है। देखिए जो कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण है भारत का, इसने शाकाहारी खाद्य श्रेणी के तहत पौधे आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप के निर्यात की सुविधा अभी हाल ही में प्रदान की है। और देखिए जो आपका APEDA यानी कि जो भारत का कृषि और
प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण है। इसने ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, न्यूजीलैंड और अन्य देशों में विभिन्न प्रकार के शाकाहारी खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने की जो है योजना बनाई है। तो रिसेंटली हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया को निर्यात किया गया, जो भारत का गुजरात राज्य है, वहाँ के खेड़ा जिले से जो है पौधे आधारित मांस उत्पादों को। और अगला कि हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है। तो देखिए हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है साइन लर्न। और देखिए हाल ही में जो भारत का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इसने इस साइन लर्न नाम के भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और देखिए ये भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश पर आधारित है। इसमें कुल आपके जो है 10,000 शब्द हैं। तो शब्द कितने हैं? 10,000। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। याद रखना है कि भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है साइन लर्न ऐप, जो वैली में लॉन्च किया गया है। और इसमें कुल जो है सांकेतिक भाषा पर आधारित कुल 10,000 यानी कि 10,000 शब्द हैं। और अगला कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो देखिए जो आपका स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, इसको करता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, तो इसके द्वारा ये सर्वेक्षण किया जाता है और इसकी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की जाती है वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसके बारे में रिसेंट अपडेट क्या है। देखिए भारत का जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, तो इसका जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 था, उसके तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम ये शुरू करेगा एक बार फिर से 2022 में भी। और आपको बता दूं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025-26 तक जो है वायु प्रदूषण को 40% तक जो है कम करने के लिए जो आपका NCAP है, इसके हिस्से के रूप में तैयार की गई सिटी एक्शन प्लान को लागू करने के लिए देश के 131 शहरों को जो है रैंक करेगा। कौन? जो आपका ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का जो है ये रैंकिंग प्रदान करेगा इन सभी 131 शहरों को। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ है, इसके द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में जो है किया गया। और आपको बता दूं प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा में इस अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया था। और इसमें उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। देखिए भारतीय डेयरी उद्योग का वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 23% हिस्सा है, जो कि सालाना 210 मिलियन टन उत्पादन करता है। 13वां प्रश्न आज का कि भारत ने हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के किस स्तंभ से जो है हाथ खींच लिया, यानी कि अलग हो गया है। तो देखिए भारत जो है ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के व्यापार स्तंभ से जो है अलग हो गया है। देखिए भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की व्यापार संबंधी वार्ता से हाथ खींच लिया है। और जो भारत का केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने IPEF यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के व्यापार स्तंभ में शामिल नहीं होने के भारत के फैसले की हाल ही में पुष्टि की है। और जो IPEF यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इसकी मंत्री स्तरीय बैठक अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा आयोजित की गई थी और यहीं पर पीयूष गोयल ने ये निर्णय लिया। और अगला प्रश्न कि हाल ही में किस संस्थान ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है। तो देखिए जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको आप ICMR कहते हैं, इसने अभी हाल ही में भारत में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ध्यान सुनिए। देखिए ICMR ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ पर जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट यानी कि अध्ययन के अनुसार भारत में हर साल सांप जो है 45,000 से अधिक लोगों को मारते हैं। यानी कि भारत में हर साल लगभग 45,000 लोगों की मृत्यु सांप के काटने से हो जाती है, जबकि केवल 30% पीड़ित ही चिकित्सा उपचार लेने के लिए अस्पतालों में पहुंचते हैं। 15वां प्रश्न कि भारत ने हाल ही में जैव विविधता संरक्षण यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी कि जैव विविधता संरक्षण पर जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है।
देखिए, भारत ने हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल सरकार के साथ एक समझौता किया है और इस समझौते का उद्देश्य वन, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। और इसका उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच गलियारों और इंटरलॉकिंग क्षेत्रों की बहाली और ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना भी शामिल है इसमें। और 16वां प्रश्न है कि हाल ही में एनएसओ डेटा के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2022-23 की जो पहली तिमाही अप्रैल से जून है, इसमें भारत की जीडीपी विकास दर कितनी थी? तो देखिए, एनएसओ यानी कि जो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, यानी कि जो आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, तो इसके अनुसार जो है, जो 2022-23 का वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसकी पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून तक के पीरियड में भारत की विकास दर जो है ये 13.5% रही थी। देखिए, एनएसओ ने जो है इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 13.5% की वृद्धि जो है दर्ज की है, मतलब इसके आंकड़ों अनुसार। लेकिन एक चीज़ और है, आरबीआई के 16.2% के आर्थिक विकास के अनुमान से ये कम है। यानी कि आरबीआई ने कहा था कि जो पहली तिमाही होगी इसमें भारत की विकास दर 16.2% होगी, लेकिन ये कितनी रही? ये केवल 13.5% ही रही। तो इन आंकड़ों को नोट कर लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड रखने वाले किस सोवियत अंतरिक्ष यात्री का हाल ही में निधन हो गया, बताइए। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में कितने राज्यों के 12 जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया, बताइए। और तीसरा कि भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है, बताइए। और पांचवा प्रश्न है कि रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए इसको हम 23 सितंबर को मनाते हैं। और दूसरा था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो देखिए इस सहकारी बैंक का नाम है लक्ष्मी सहकारी बैंक। और तीसरा था कि किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है, तो देखिए ये राज्य गुजरात है। और चौथा था कि हाल ही में आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है, तो देखिए ये भारतीय खिलाड़ी आपके हैं सूर्य कुमार यादव। और पांचवा था कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो देखिए देश आपका दक्षिण अफ्रीका है। तो इसी के साथ आज का सेशन ही समाप्त होता है। जय हिंद।